हेलो एवरीवन, दिस इज संजय यादव फ्रॉम द जीनियस फाउंडेशन रायपुर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि रमन इफेक्ट कैसे अराइज होता है, किसने इन्हें प्रपोज किया है, ठीक है। बाकी अगर बात करें कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो रमन एक्टिव होने के लिए ज़रूरी होती हैं, कौन से आपके कैसे इनके स्पेक्ट्रम्स होती हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी जनरली इसमें यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चों आप सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनका जो है कॉपी वेटेज है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जहाँ से जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसने दिया और इसमें होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये जो है सर सीवी रमन एंड के एस कृष्णन के द्वारा प्रपोज्ड है। यहाँ पर सीवी रमन को अपने इस रमन इफेक्ट के लिए, इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिस्कवरी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी, नोबेल आप सबको पता होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर ये एक काफ़ी बड़ा अवार्ड है। तो नोबेल अवार्ड से इनको मिला है, किसके लिए, रमन इफेक्ट के लिए। तो बीइंग अ इंडियन, हम अगर बात करें तो सीवी रमन सर एक ऐसे इंडियन हैं जिनको अपने रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू रमन, ये जो आपका रमन इफेक्ट होता है, क्या होता है, स्कैटरिंग फिनोमिना है। स्कैटरिंग फिनोमिना का मतलब क्या होता है, तो सभी आपको पता होगा कि अगर हम बात करें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बात करें अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो बताओ ये सभी क्या हैं आपके, आप बताएंगे कि ये सभी जो हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो इनमें एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन अगर बात करें रमन इफेक्ट की, तो रमन इफेक्ट एब्जॉर्प्शन ना हो करके एक स्कैटरिंग फिनोमिना है। इसमें लाइट का स्कैटरिंग होता है, न कि एब्जॉर्प्शन। जिसमें जनरली अगर बात करें तो एक इंसिडेंट फोटॉन इंटरेक्ट करता है सैंपल मॉलिक्यूल से, उसके बाद आपका स्कैटरिंग अकर होता है, मतलब स्कैटरिंग फिनोमिना होती है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान ये रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें रमन इफेक्ट एक एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है कि स्कैटरिंग फिना है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि रमन इफेक्ट जो है एक स्कैटरिंग फिनोमिना है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए रीजन, सबसे पहले बात आती है कि रमन इफेक्ट या जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो फिनोमिना है वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन पर वर्क करती है। तो जैसे ही रीजन टर्म आता है तो आपको ध्यान देना है, यहाँ से आपको दो टाइप से रीजन पूछा जा सकता है। एक तो आपको कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन क्या होता है, और एक टर्म यहाँ पर यूज होगा रमन शिफ्ट, जिसे हम डेल वी से दिखाते हैं, उनका रीजन क्या है। तो ध्यान देना है बच्चों कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक विजिबल रीजन में स्टडी करने वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन ये जो आपका रमन इफेक्ट जिसके कारण रमन शिफ्ट होता है, इसके बारे में अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये रमन शिफ्ट जो होता है उसका रेंज वो होता है फार IR टू मिडिल IR। जैसे कि अगर हम इसको न्यूमेरिकली अगर बताएं तो इसकी जो आपकी वेव नंबर है वो 10 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन पूछा जा रहा है या फिर हमको रमन शिफ्ट का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम रमन शिफ्ट को डिफाइन करें कि एक्चुअली रमन शिफ्ट होता क्या है, तो रमन शिफ्ट इज नथिंग बट इट इज द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिले लाइन या V0 से भी डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं, और इसी को ही क्या बोला जाता है, रमन शिफ्ट। अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कि ये मेरा एक लाइन है जो क्या है आपका
V0 है, तो V0 जो होता है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग लाइन या फिर रिले लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिले लाइन। अब ध्यान देना बच्चों कि अगर कोई हमारा स्पेक्ट्रा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कोई हमारा स्पेक्ट्रा मिल रहा है, तो वो जो स्पेक्ट्रा है आपका, वो इस रिले लाइन से कितने दूरी पर मिल रहा है। कभी ऐसे मिलता है, कभी ऐसे मिलता है, कभी यहाँ मिल गया, कभी यहाँ मिल गया। तो फिर ये जो इसका बीच का डिस्टेंस होता है ना, क्या होता है? ये जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है कि ये जो रिले लाइन या फिर एग्जिस्टिंग लाइन है उससे बीच और वो जो आपका रमन लाइन है उनके बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वही क्या कहलाती है? रमन शिफ्ट। द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लाइन इज कॉल्ड रमन शिफ्ट। समझ आया? इसको किससे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं डेल वी से। चलिए अब बात करते हैं और कि इनमें एक्चुअली फिनोमिना को हम कैसे समझते हैं। आपको एक मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर ये मैंने एक इंसिडेंट लाइट को इंटरेक्ट करा रहा हूँ एक सैंपल मॉलिक्यूल के साथ। ये एक सैंपल मॉलिक्यूल है बच्चों, जिन पर हम इंट्रैक्शन करा रहे हैं एक इंसिडेंट लाइट जिसकी एनर्जी जो है E0 है और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है V0 है। अब यहाँ पर कुछ इंट्रैक्शन होता है और उस इंट्रैक्शन के बाद सपोज मान लो कि यहाँ पर एक Vs फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर्ड हुई, यहाँ भी एक Vs फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर्ड हुई, यहाँ भी एक Vs फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर्ड हुई। लेकिन सपोज ये मान लीजिए अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो अगर ये V0 इज इक्वल टू Vs है, दैट मीन्स अगर ये जो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी और ये जो आपके स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाती हैं? बराबर। अब दोनों बराबर हो जाएंगी तो बताओ कि दोनों जब बराबर हो जाएंगी तो इनमें तो जनरली अगर मैं बात करूँ तो कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, जो एनर्जी आई थी वही एनर्जी निकल गई। तो जब इस टाइप से इंट्रैक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलास्टिक इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलास्टिक इंट्रैक्शन। लेकिन ये जो आपका इलास्टिक इंट्रैक्शन ना हो करके ये जो है ये किस टाइप से स्कैटर्ड लाइट दे रहे हैं? तो कभी देखो अगर यहाँ पर Vs की जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन हुआ है। वैसे ही यहाँ पर देखिए ये जो Vs है उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन हुआ है। तो यही जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं रमन स्कैटरिंग के लिए। देखिए इसको भी रमन स्कैटरिंग बोला गया है और इसको भी रमन स्कैटरिंग बोला गया है। तो जब फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है स्कैटर्ड लाइट के अपने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी की तुलना में, तब हम बोलते हैं कि वहाँ पर इन इलास्टिक इंट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन इलास्टिक इंट्रैक्शन हो रहा है। ध्यान रखेंगे बच्चों। और इन इलास्टिक इंट्रैक्शन कब बोलेंगे? जब V0 इज नॉट इक्वल टू Vs। तो इसको क्या बोलते हैं? रमन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। इन इलास्टिक इंट्रैक्शन के कारण ही आपका रमन स्कैटरिंग पाया जाता है और उसी के कारण ही आपका रमन लाइन मिलता है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं फिर अगर बात करें इंट्रैक्शंस की, तो अगर मैं इसको कोलिजन के टर्म में बताऊं तो ध्यान देना, यहाँ पर दो टाइप का कोलिजन हम पढ़ लिए। अभी मैं बात कर रहा था कि ये जो है इलास्टिक कोलिजन है और ये जो है इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन कब बोलेंगे? तो जब हम यहाँ पर रिले स्कैटरिंग हो, दैट इज जब V0 इज इक्वल टू Vs हो, उनके फ्रीक्वेंसी में स्कैटर्ड लाइट और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस ना हो, तो हम उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और जब
इंसिडेंट लाइट और आपका स्कैटर्ड लाइट की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उनमें अगर अल्ट्रेशन पाया जाता है, चेंज पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। अगर मैं बात करूं कि रेले स्कैटरिंग ज़्यादा होता है कि रमन स्कैटरिंग, तो रेले स्कैटरिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ कोलिजन जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? इलास्टिक। और जहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ज़्यादातर इलास्टिक होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसके उस स्कैटरिंग को रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर इनइलास्टिक कोलिजन की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ही जो कोलिजन्स होते हैं वो इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं, और ये जो इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं उन्हीं के कारण ही रमन स्कैटरिंग आपका अराइज होता है। अब अगर बात करें तो देखिए 10 टू द पावर 6 कोलिजन में मात्र एक ऐसा कोलिजन है वो आपका इनइलास्टिक होता है, मतलब इनकी तुलना में काफ़ी कम होता है रमन स्कैटरिंग, जो कि इनइलास्टिक कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? तो देखिए जब V0 इज इक्वल टू VS होता है, मतलब दोनों ही स्कैटर और इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं रेले स्कैटरिंग हो रहा है, जिसको हम इनइलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। इसके लिए आपका रेले लाइन मिलता है। लेकिन जब V0 इज नॉट इक्वल टू VS, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, तो हम बोलते हैं बच्चों कि यहाँ पर रमन स्कैटरिंग हो रही है, दैट इज इनइलास्टिक इंटरेक्शन या इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब इसको भी देखिए, यहाँ पर आपके दो भागों में इसको सब डिवाइड कर दिया गया है। अब दोनों में तो वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन कब कौन ज़्यादा और कब कौन कम। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन ऐसा होगा जब V0 का वैल्यू जो है बड़ा होता है VS से, और एक कंडीशन जब V0 का वैल्यू छोटा होता है VS से। तो जब पहले वाले कंडीशन के लिए जब स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी V0 से कम हो तो उसको बोलते हैं बच्चों स्टोक्स लाइन, और जब ये आपका VS जो है बड़ा हो जाए V0 से तो उसको बोलते हैं रमन लाइन में एंटी स्टोक्स लाइन। अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा क्या था? V0 था, ये क्या था? V0 था, और अगर ये V0 है तो बताइए, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक मेरा VS ये मिला, ठीक है, और यहाँ पर अगर ये बोलूँ कि एक VS यहाँ मिला है, ये लीजिए, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं बाएं से दाएं डेल V को मैं पॉजिटिव क्रम में लिख रहा हूँ, जो कि सेंटीमीटर इनवर्स में है, सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो बताओ आप ये बोल सकते हो क्या कि V0 यहाँ पर VS से बड़ा है। मतलब अगर VS के टर्म में बोलूँ तो ये VS जो है V0 से क्या है बच्चों? यहाँ पर ये छोटा है। वैसे ही ये VS जो है V0 से बड़ा है। क्लियर है क्या? तो जो छोटा VS होता है, देखिए V0 से छोटा VS, तो इसके लिए क्या बोलेंगे अपन कि ये जो है ये आपका स्टोक्स लाइन है। क्या लाइन है? स्टोक्स लाइन। लेकिन अगर ऐसा VS जिसका वैल्यू V0 से बड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ये आपका एंटी स्टोक्स लाइन है। क्या है? एंटी स्टोक्स लाइन। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, और भी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हमको जनरली आज यही चीज़ों तो डिस्कस करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस की बात करते हैं कि वो कौन से कंडीशंस हैं जिसके कारण आपका जो है रमन एक्टिव हो जाते हैं मॉलिक्यूल, मतलब रमन स्पेक्ट्रम देते हैं। एक मॉलिक्यूल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके कारण वो रमन एक्टिव होगा। तो सबसे पहले हमको ध्यान ये देना है कि जो रमन स्पेक्ट्रा होता है वो रिजल्ट होता है किसका? ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में जब ऑसिलेशन होता है, और ये ऑसिलेशन कौन इंड्यूस्ड करता है? जब मॉलिक्यूल एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ इंसिडेंट वेव, जो आप एक वेव आप पास करा रहे थे, उस वेव के आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ऑसिलेट कर रही होती है, उनके वो जो है आपके ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करते थे, जिनके कारण जो है आपका रमन स्पेक्ट्रम आपको मिलता है। अगर बात करें इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, जो आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आपको मिला है या जो क्रिएट हुआ है आपके इंटरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट वेव के, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल की। जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी किसी मॉलिक्यूल में, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी क्या है? तो इसके लिए ये बोला जाता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है मस्ट पोसेस एनाइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। जो रमन एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं उसको बोला जाता है कि वो आपका एनाइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी कंटेन करना चाहिए, और डूरिंग वाइब्रेशन, रोटेशन या फिर रोटेशनल वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा, इनके जो है डाइपोल मोमेंट या पोलराइजेबिलिटी में क्या आनी चाहिए? चेंज आनी चाहिए। पोलराइजेबिलिटी में चेंज आएगी डूरिंग रोटेशनल वाइब्रेशन, तभी हम बोलेंगे कि ये जो है रमन एक्टिव होंगे, रमन एक्टिव। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एनाइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी की। तो एनाइसोट्रोपिक जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, कि आपके मॉलिक्यूल में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो किस तरह या क्या ओरिएंटेशन रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी एनाइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी किसी मॉलिक्यूल की। ठीक है, अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो इंसिडेंट वेव का वहाँ पर इटेक्ट कराते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल या फिर एटम का जो आपका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, वो क्लाउड डिस्टॉर्टेड हो जाता है, या फिर ये बोल दीजिए कि पोलराइज्ड हो जाता है। किसी डायरेक्शन पर आपके इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा चले जाते हैं, किसी डायरेक्शन पर आपका इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, दैट इज पोलराइजेबिलिटी आ जाती है उसमें, और उसी के कारण जो है आपका रमन स्पेक्ट्रा जो है मिलता है आपको। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट के साथ ये जो आपका अल्फा है, जो पोलराइजेबिलिटी है, वो कोऑर्डिनेट चेंज के साथ पोलराइजेबिलिटी में भी चेंज आनी चाहिए। क्या मतलब? डेल अल्फा अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, अगर क्योंकि कांस्टेंट होगा तो इनका डिफरेंस जो है 0 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अगर हम बात करें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो माइक्रोवेव के लिए हम कंडीशन क्या पढ़े थे? तो माइक्रोवेव के लिए कंडीशन ये होती है कि वहाँ पर मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? परमानेंट डाइपोल रखना चाहिए। परमानेंट डाइपोल रखने के साथ साथ वहाँ वो गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गैसियस स्टेट में ही फ्री रोटेशन पाई जाती है, और फ्री रोटेशन होगी तभी तो आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वहाँ पर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। वैसे ही अगर IR की बात करें तो IR के लिए कंडीशंस क्या था? तो IR के लिए बोला गया था कि मॉलिक्यूल गैसियस, सॉलिड या फिर लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या थी कि डूरिंग वाइब्रेशन आपका डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? डाइपोल मोमेंट में चेंज। लेकिन यहाँ पर जब हम रमन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि इसमें आपका किस में चेंज आना चाहिए? मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी में चेंज आनी चाहिए, और मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी में जब चेंज आएगी तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है क्या है? रमन एक्टिव है। ठीक है, तो ये हुई बात कंडीशंस रमन एक्टिव होने के लिए। आगे बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी। एग्जांपल मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड जो बना है आपका CO2 के लिए, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये CO2 है। जब आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था, तो इसकी जो
इलिप्सॉइड पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड थी, कुछ इस टाइप की थी। अब देखिए कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम इंटरेक्ट करा रहे हैं किसके साथ, CO2 के साथ। तो ये जो मोड है ये मैं बताया हूँ आपको सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जब होता है तो वहाँ पर इनकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ जाती है, पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जब ये असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करता है, मतलब ये जो है दूर जा रहा है लेकिन ये दूर जाने के साथ साथ पास भी आ रहा है, मतलब इनमें असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है। और अगर बात करें बेंडिंग की तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। तो CO2 की जो बेंडिंग मोड है और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड है, इसके लिए जो पोलराइजेबिलिटी में चेंज नहीं होता, इसके लिए ये बोला जाता है कि ये जो दोनों मोड हैं बच्चों, ये दोनों मोड जो हैं वो रमन इनएक्टिव है। क्या है? रमन इनएक्टिव। लेकिन इसका जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड है उसमें जो है आपको एक रमन लाइन मिलता है, और रमन लाइन मिलता है मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये रमन क्या होगा बच्चों, ये रमन एक्टिव होगा। क्या होगा? ये रमन एक्टिव होगा। क्लियर है क्या? सही जा रहे हैं भाई? बिल्कुल। तो आप वैसे भी जब CO2 में जब मैं आपको पढ़ा रहा था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो रमन, ये जो आपका सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग था उसको रमन एक्टिव बोला था, IR इनएक्टिव बोला था। और ये जो असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड थे इसमें डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहे थे, जिसके कारण मैं क्या बोला था इसको कि ये जो है IR एक्टिव है बल्कि रमन इनएक्टिव है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थ्योरी की। ये जो है आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रा में हम देखते हैं कि क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है जिसके कारण रमन स्पेक्ट्रा आपको मिलता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एनर्जी के क्रम में आपके जो डिफरेंट एनर्जी लेवल को लिया हुआ हूँ, जहाँ पर देखिए ये जो आपका एब्जॉर्बन है, एब्जॉर्प्शन है, ये सिंगलेट स्टेट है आपका, और ये इसका अपर एक्साइटेड स्टेट है जिसमें इसको S1 से दिखाया हूँ और इसको S0 से दिखाया हूँ। अब यहाँ पर इनके अंदर भी तो और भी आपके लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो सपोज ये जो आपका hν वाइब्रेशन फोटॉन एनर्जी ले करके ये यहाँ से यहाँ एक्साइट हो रहा है, इस लेवल से इस लेवल में एक्साइट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। IR का एब्जॉर्प्शन करके ये डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल में आपका क्या होता है? ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है बच्चों। लेकिन ध्यान देना, अब अगर मैं बात करूं इस सेंटर वाला, आप थोड़ा सा देखेंगे इस सेंटर वाले में ये जो आपका इस लेवल से आपका ट्रांजिट हो करके, इस लेवल से आपका ट्रांजिट हो करके ये इस वर्चुअल स्टेट में आपका जा रहा है। लेकिन जब ये hν0 की जो लाइट है स्केटर्ड करके बाहर करके, तो फिर से अपने ग्राउंड स्टेट, अपने पुराने उसी ही स्टेट में वापस आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जितनी एनर्जी ये लिया था उतनी ही एनर्जी की जो लाइट है ये स्केटर कर दिया। तो क्वांटम थ्योरी इसका ये बोलता है इस कंडीशन में ये V0 और Vs तो आपका क्या हो गया? इक्वल। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा बच्चों? 0। तो जब इस टाइप का फिनोमिना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेले स्कैटरिंग। और ये जो रेले स्कैटरिंग है इसी के कारण जो है आपका रेले लाइन मिलता है, जिसको हम V0 दैट इज एग्जिस्टिंग लाइन से भी डिनोट करते हैं। समझ आ रहा है क्या भाई? आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं। अगर बात करें एक ऐसा कंडीशन जिसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए ये hν0 का एनर्जी का जो फोटोन है उसको ये इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन ये एक्साइट तो हुआ वर्चुअल स्टेट में, लेकिन ये जब ग्राउंड स्टेट में अपने आ रहा था तो ये कंप्लीट अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं आ पाया। उस कंडीशन में ध्यान दीजिए
ये जो है आपका H, अगर इसका डिफरेंस देखूं मैं तो H V नॉट माइनस V वाइब्रेशन, क्लियर है। और ये जो V0 माइनस V वाइब्रेशन है यही तो है, क्योंकि इतना की एनर्जी अगर मैं बोल दूं, अगर H को मैं कॉमन निकाल दूं तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का V नॉट है, और V नॉट से यहाँ पर अगर मैं V वाइब्रेशनल को अगर घटा दूं तो मेरे को ये एनर्जी मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, H V नॉट माइनस V वाइब्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही जो है इस राइट साइड में H नॉट न्यू नॉट अगर एनर्जी को ये डिटेक्ट करके एक्साइट हुआ, और जब ग्राउंड स्टेट में आया तो अपने बहुत ही नीचे ग्राउंड स्टेट में चले गया, मतलब उससे भी ज़्यादा हो गया। तो देखो इसकी अगर मैं फोटान की एनर्जी को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बताओ, ये H न्यू नॉट तो ऑलरेडी जुड़ेगा, और H न्यू नॉट के साथ ये जो म्यू वाइब्रेशन था ये वाला, वो भी इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये म्यू वाइब्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, म्यू स्कैटर्ड, और म्यू स्कैटर्ड ही आपका क्या होता है, पोजीशन ऑफ रमन लाइन। तो जब ये कंडीशन हो कि V0 इज ग्रेटर देन Vs, दैट इज डेल V जो है V नॉट माइनस Vs हो, तो उसको बोलते हैं स्टोक्स लाइन। क्या बोलते हैं, स्टोक्स लाइन। और अगर ये V0 लेजर देन हो Vs से, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका Vs है वो आपका काफ़ी एनर्जी होगा, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में चला गया, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल करके स्केटर्ड हुआ है। तो वहाँ पर Vs इज इक्वल टू क्या होता है, V0 प्लस V वाइब्रेशन। तो इस कंडीशन के लिए डेल V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V0 प्लस Vs। तो इसको बोलते हैं एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। तो ये हुई बात इसकी क्वांटम थ्योरी की, कि कैसे क्वांटम थ्योरी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, रेले लाइन को डिस्क्राइब करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपका क्वांटम थ्योरी ही आपका रमन स्पेक्ट्रा का इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ रमन लाइन, कि रमन लाइन जो है आपका कहाँ पर दिखता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो Vs टर्म होता है, ये Vs टर्म है वो आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका शो करता है पोजीशन ऑफ रमन लाइन को। अब ये पोजीशन ऑफ रमन लाइन को अगर Vs बताता है तो डेल V क्या बताता है। तो पहले ही मैं पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि ये डेल V क्या होता है, ये रमन शिफ्ट होता है, रमन शिफ्ट। अब रमन शिफ्ट अगर बात करो यहाँ पर, अगर मैं इस फार्मूले को अगर Vs इज इक्वल टू V0 माइनस डेल V कर दूँ, दैट इज माइनस ले लूँ, तो माइनस होता है स्टोक्स लाइन के लिए, मतलब V0 से और पहले के लिए, इसको मैं अभी और आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर यही फार्मूला में अगर मैं बीच में प्लस ले लेता हूँ तो वो कहलाता है एंटी स्टोक्स लाइन, जहाँ पर डेल V क्या है, रमन शिफ्ट, और Vs क्या है, पोजीशन ऑफ रमन लाइन। आप इन दोनों टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि किसका मतलब क्या होता है। Vs आपका पोजीशन ऑफ रमन लाइन को बताता है, V0 आपका पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइन को बताता है या रिले लाइन को बताता है, और डेल V जो है इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है या जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, दैट इज रमन शिफ्ट है, उसको बताता है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम इस स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ y कोऑर्डिनेट में अगर मैं इसको इंटेंसिटी को दिखाया हूँ, और x कोऑर्डिनेट में मैं उसके वेव नंबर को बताया हूँ सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये जो आपका सेंटर में दिख रहा है बच्चों, ये जो है आपका वो V नॉट है, और V नॉट को यहाँ पर V एग्जिस्टेशन बोला गया है। ये आपका एक्चुअली क्या है, V नॉट से हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो है इसी को ही क्या बोलते हैं, रिले लाइन बोलते हैं। कब आता है, जब V नॉट इज इक्वल टू Vs होता है तो आपको रिले लाइन मिलता है। अब बताओ, अगर मैं ये V वाइब्रेशन, जिसको फार्मूला में मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर, ये एक्चुअली ये यही है, Vs इज इक्वल टू V एग्जिस्टेंस को
हम V नॉट से दिखा रहे हैं और V वाइब्रेशन को हम डेल V से दिखा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर डेल V जो है V वाइब्रेशन ही है। ये फार्मूला आप यहाँ पर ये कई बुक में ऐसे लिखा रहता है, कई बुक में आप ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर ध्यान दूँ तो ये स्टोक्स लाइन के लिए ये तो V नॉट है। अब V नॉट से इतनी ये जो डेल V है वो डेल V डिस्टेंस जो है, डेल V डिस्टेंस जो है पहले आ गया, और यही जो एंटी स्टोक्स लाइन है उतनी ही डेल V डिस्टेंस जो है बाद में आ रहा है। तो V एग्जिस्टेंस से प्लस जोड़ दूंगा डेल V को तो मेरा एंटी स्टोक्स लाइन का पोजीशन पता चल जाएगा। और अगर डेल V को अगर मैं घटा दूं, डेल V को देखो यहाँ पर घटा दूं, मतलब V नॉट से पहले है ये, तो कितना पहले है? डेल V पहले है, तो मेरा क्या आ जाएगा? VS, दैट इज पोजीशन ऑफ स्टोक्स लाइन। तो देखो एग्जिस्टेंस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं? लेफ्ट वाले को बोलते हैं स्टोक्स, और राइट वाले को क्या बोलते हैं? एंटी स्टोक्स। ये क्या है आपके? ये हैं राइट वाले, ये हैं राइट वाले। समझ आया क्या भाई? अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो ये जो आपका डेल V है, ये जो आपका डेल V है, ये डेल V ही क्या कहलाता है? ये रेले लाइन से ये जो स्टोक्स लाइन या एंटी स्टोक्स लाइन के बीच की जो दूरी है, इसी को ही क्या बोलते हैं? रमन शिफ्ट। और रमन शिफ्ट का वैल्यू यहाँ पर हम किससे डिनोट कर रहे हैं? डेल V से। आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं रमन स्पेक्ट्रा की। रमन स्पेक्ट्रा की तो कौन कौन से रमन स्पेक्ट्रा हमको मिलते हैं? तो एक होता है बच्चों रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, दूसरा होता है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है, और तीसरा होता है रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। 3 टाइप के आपको स्पेक्ट्रा मिलते हैं इसमें। पहला क्या बोला मैं? रोटेशनल रमन, एक वाइब्रेशनल रमन, और तीसरा रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन। तो हम बात करें अगर रोटेशनल रमन की, तो कौन रोटेशनल रमन देंगे, कौन वाइब्रेशनल रमन देंगे और कौन दोनों देंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ रोटेशनल रमन की, तो अगर हम इस एक स्फेरिकल टॉप जो मॉलिक्यूल हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, जिनको हम भगवान भी बोलते हैं, इन लोग कुछ नियम का पालन नहीं करते, कुछ भी अपना नेचर और बिहेवियर शो करते हैं। तो इन मॉलिक्यूल को बस छोड़ दिया जाए तो सभी मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स गिव रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब सिर्फ रोटेशन की अगर बात करें तो जिनमें परमानेंट डाइपोल होता था वो रोटेशन देता था। एग्जाम्पल में देख लो, ये H2, N2, O2, ये सभी के सभी अगर रोटेशनल की बात करें तो रोटेशन नहीं देते थे, लेकिन रोटेशनल रमन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोटेशनल रमन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? एक्सेप्ट स्फेरिकल टॉप, ये इनको छोड़ दिया जाए तो सभी मॉलिक्यूल जो हैं रोटेशनल रमन देते हैं। वैसे ही अगर बात करें वाइब्रेशनल रमन की, तो वाइब्रेशनल रमन जो है आपका, उसके लिए ये स्फेरिकल टॉप भी आपका क्या कर जाते हैं? वाइब्रेशनल रमन देते हैं। स्फेरिकल टॉप भी यहाँ रुक नहीं पाते और वो भी रमन वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा देते हैं। तो मैं ये बोल दूँ क्या कि ऑल मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग स्फेरिकल टॉप गिव वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अगर बात करें रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की, तो सभी मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ दिस, जितने भी मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, ये जितने भी एग्जांपल लिखे मैंने, वो सब आपके रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशन आर ड्यू टू वाइब्रेशन। क्योंकि हम वाइब्रेशन में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि अगर किसी में वाइब्रेशन हो रहा है तो उनमें रोटेशन ना हो। वाइब्रेशन के साथ वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी देता है। क्लियर है भाई? ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये जो आपके H2O2 और आपके जो O2CO2 सब आपके इसके भी एग्जांपल्स हैं। ये भी आपके क्या देंगे? वाइब्रेशनल रमन देंगे। तो हमको याद क्या रखना है? तो अगर इस स्लाइड के अगर मैं कंक्लूड करूं
तो आपको सिर्फ ये याद रखना है बच्चों कि ये आपके स्फेरिकल टॉप वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये आपके जो स्फेरिकल टॉप वाले मॉलिक्यूल हैं, इसको बस लिखना और काट देना, क्योंकि यही बस याद रखना है कि ये स्फेरिकल टॉप जो है सिर्फ रोटेशनल रमन नहीं देते, बाकी सब रोटेशनल रमन देते हैं और वाइब्रेशनल रमन तो स्फेरिकल टॉप भी दे देते हैं। तो सिर्फ याद करने वाला चीज़ क्या है यहाँ पर, तो याद करने वाला चीज़ यहाँ पर है वो है ये आपका रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में एक्सेप्ट स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। क्लियर है, समझ आया क्या भाई ये स्लाइड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की और उनके एग्जांपल्स की। तो देखिए मैं कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ हूँ और इन मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं कि कौन प्योर रोटेशनल देता है, कौन प्योर वाइब्रेशनल देता है, कौन रोटेशनल रमन देता है और कौन वाइब्रेशनल रमन देता है। तो बताओ बच्चों कि H2 की अगर बात करूँ तो H2, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप पूरा अपने खुद से इनको सबको एक्सरसाइज कर सकते हैं कि कौन देता है और कौन नहीं देता है। तो H2 की अगर बात करें तो H2 पहले प्योर रोटेशनल, तो प्योर रोटेशनल के लिए तो गैसियस के साथ डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें डाइपोल परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है तो ये प्योर रोटेशन नहीं देगा। प्योर वाइब्रेशन के लिए क्या होता है कि सभी मॉलिक्यूल आपके वाइब्रेशनल दे सकते हैं, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए कि वो आपका होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ये प्योर वाइब्रेशन भी नहीं देगा। लेकिन रोटेशनल रमन के लिए तो ये देता है क्या, क्योंकि रोटेशनल रमन कौन नहीं देते, रोटेशनल रमन आपके कौन नहीं देता भाई, वो स्फेरिकल टॉप बस नहीं देते, बाकी सब क्या देते हैं, रोटेशनल रमन देते हैं। वैसे ही वाइब्रेशनल रमन तो सभी देते हैं, तो इन सभी में आपका क्या आएगा, वाइब्रेशनल रमन आएगा। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनल रमन तो सब देते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और आपका आइकोसाहेड्रल। ये रोटेशनल रमन कौन नहीं देता, तो रोटेशनल रमन जो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल होते हैं वो रोटेशनल रमन नहीं देते। कौन है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, तो ये CH4 एक स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल होते हैं, ये टेट्राहेड्रल होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल बस होना जरूरी नहीं है। आपका जैसे CHCl3 है वो भी टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन वो आपका आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं होता। तो आइडियल आपका स्फेरिकल टॉप होना चाहिए। तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल जो होते हैं CH4 वो रोटेशनल रमन नहीं देता, ठीक है। आपका SF6 ये क्या होता है, आइडियल ऑक्टाहेड्रल, तो रोटेशनल रमन नहीं देगा। क्लियर है भाई? अब अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर ध्यान देना N2 की, तो N2 में तो प्योर रोटेशनल नहीं दे सकता, ये प्योर वाइब्रेशन भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि प्योर वाइब्रेशन के लिए तो होमोडायटोमिक नहीं होना था, ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसलिए प्योर रोटेशनल नहीं देता, लेकिन रोटेशनल रमन ये देगा। O2 के भी बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट आएगा, ना ये वाइब्रेशन देते हैं ना ये प्योर रोटेशनल देते हैं, लेकिन ये रोटेशनल रमन भी देते हैं और वो वाइब्रेशनल रमन भी देते हैं। CO2 भी आपका भाई क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखता है क्या, नहीं, तो ये नहीं देगा। वाइब्रेशनल देता है क्या, बिल्कुल देता है। क्यों? क्योंकि होमोडायटोमिक को छोड़ कर सभी जो है वाइब्रेशनल देते हैं। और ये रोटेशनल रमन देता है क्या, बिल्कुल रोटेशनल रमन भी देता है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर CH4 प्योर रोटेशनल नहीं देगा, डाइपोल मोमेंट नहीं होता इसमें, आपका प्योर वाइब्रेशनल देगा, ठीक है। हाँ, रोटेशनल रमन नहीं देता। SF6 नहीं देगा प्योर रोटेशनल, प्योर वाइब्रेशनल बिल्कुल देगा, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन रोटेशनल रमन नहीं देगा। H2O अगर गैसियस है तो वो प्योर रोटेशनल देगा। वाइब्रेशन की अगर बात करें तो प्योर वाइब्रेशनल भी, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में H2O जो है वाइब्रेशनल IR एक्टिव होते हैं, देते हैं। रोटेशनल रमन तो देंगे ही और आपका वाइब्रेशनल रमन भी ये देगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बच्चों जिसको आपको सॉल्व करना था। आप पहले भी वीडियो को पीछे से जा करके या फिर उसको पॉज करके इन चीज़ों को अपने खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसके आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।